हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरवी क्लासेस। बच्चे, आज जो हम यूनिट स्टार्ट करेंगे दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है आइडियल गैस इक्वेशन। और हम सबको याद है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। पी मीन्स प्रेशर, वी मीन्स वॉल्यूम, एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R is gas constant, that is universal gas constant, and T is for temperature। यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बच्चे, वो क्वेश्चन बनता है कि जो ये आर है उसके आपने क्या बताने हैं, एसआई यूनिट टिक करने हैं, या फिर आर का जो है आपने डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो ये देखो बच्चे, जो हमारी इक्वेशन थी पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, उसमें से हमने क्या किया, आर निकाल लिया ना। आर इज इक्वल्स टू बन गया पी वी अपॉन एन टी। तो जो ये पी वी है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम है जो, दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन। वर्क डन के इक्वल है ना ये, और एन टी का एन टी ही लिख दिया। तो वर्क डन की बच्चे यूनिट जो होती है वो क्या होती है, वो होती है जूल। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट मोल ही रहेगी। टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है दैट इज केल्विन। तो आर की जो एसआई यूनिट बन गई वो बन गई जूल पर मोल पर केल्विन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसका। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे वंडरवॉल इक्वेशन। वंडरवॉल इक्वेशन डायरेक्ट टिक लगाने को भी आ सकती है कि कौन सी सही लिखी है। तो ये है P प्लस ए अपॉन वी स्क्र, वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, और R हमारा वही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T जो है टेम्परेचर, और नंबर ऑफ मोल जो है बच्चे वो हमने क्या लिया, 1 मोल। अब एग्जामिनर इस ऑप्शन को कैसे चेंज कर सकता है, देखो वो दोनों जगह नेगेटिव नेगेटिव डाल सकता है, दोनों जगह प्लस डाल सकता है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस डाल सकता है। आपने टिक करना है यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पेपर में और बनता है यहाँ से, दैट इज फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वंडरवॉल कांस्टेंट। तो उसके लिए आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। मैंने यहाँ से इनको इक्वेट कर दो बच्चे, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है इनको अगर आप इक्वेट करोगे तो जो वंडरवॉल कांस्टेंट ए एंड बी है उसके क्या निकाल सकते हो आप, डायमेंशंस निकाल सकते हो। तो ये मैंने क्या लिखा, P इज इक्वल्स टू ए अपॉन वी स्क्र। ए क्या आ गया यहाँ पे, वी स्क्र उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखो, प्रेशर बच्चे होता है फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम को वॉल्यूम रहने दिया, स्क्वायर की जगह स्क्वायर रहने दिया। अब एफ जो है फोर्स है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस टू। बाकी हम डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चे एक पूरी वीडियो में निकालने भी सीखेंगे, बट फोर्स का तो डायरेक्टली याद कर लो कि एम एल टी माइनस टू है, क्योंकि फोर्स बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, तो फोर्स का मैंने लिखा है एम एल टी माइनस टू। वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, लेंथ ब्रेड्थ हाइट मीन्स एल थ्री, और स्केयर भी करना पड़ेगा। और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स एल टू। तो ऊपर एम एल देखो बच्चे कितना हो गया, 3 2 का 6 प्लस 1 7, 7 में से 2 गए 5। तो यहाँ पे जो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा दैट इज एम एल 5 टी माइनस टू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे इन दोनों को अगर इक्वेट कर दूँ वी और बी को, तो बी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम के इक्वल आ गया। वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट मीन्स एल थ्री। तो एम ज़ीरो एल थ्री टी ज़ीरो। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से कि ए और बी का अलग अलग आ जाए कि फाइंड करो डायमेंशनल फॉर्मूला। एक ही क्वेश्चन के अंदर भी आपको बोला जा सकता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी वंडरवॉल कांस्टेंट का बताओ, तो ऐसे निकालना है। ठीक है, तो आपने निकालने वाले मेथड से ही पेपर में करना है, इसको डायरेक्ट याद नहीं करना। ठीक है, कन्फ्यूजन आ जाती है कई बार। नेक्स्ट बच्चे हमने करना है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे-लुसास लॉ। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो वही आइडियल गैस इक्वेशन याद रखनी है कि जो पीवी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब सबसे पहले आ रही हूँ बॉयल्स लॉ के ऊपर। तो बच्चे बॉयल्स नाम के नाम से ही मुझे पता क्या याद आता है, बॉइलिंग। बॉयल्स लॉ से मुझे याद आया बॉइलिंग। और मुझे पता है कि जब जैसे वाटर है 100 डिग्री पे बॉयल करता है, या कोई भी लिक्विड है जो बॉयल करता है, और ऑब्वियस ही बात है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही बॉयल करता है। और अगर वो उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया लिक्विड का, उसके बाद भी अगर आप उसको हीट प्रोवाइड करते हो, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता। तो मीन्स बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, हटा दो इसको, तो बच्चे पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, वी चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाएगा 1/v के।
तो दिस कैन बी रिटन एज P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ऐसा क्यों लिखा बच्चे? अगर इनिशियल और फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम की बात हुई तो जब भी मैं 1 लिख रही हूँ दैट इज फॉर इनिशियल, और जब भी मैं 2 लिखूंगी दैट इज फॉर फाइनल स्टेट। तो ये प्रेशर है इनिशियल, ये वाला प्रेशर P2 क्या है? फाइनल प्रेशर। V1 है इनिशियल वॉल्यूम एंड V2 है फाइनल वॉल्यूम। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चे, चार्ल्स लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ वॉल्यूम और गे-लुसास लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ प्रेशर। ठीक है। अब कई बार ना कंफ्यूजन आती है, जैसे अब ये लॉ ऑफ वॉल्यूम है तो इसने वॉल्यूम के लिए एक्सप्रेशन देना है, और ये लॉ ऑफ प्रेशर है तो इसने प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन देना है। बट कई बार कंफ्यूजन आती है भी कहीं इसको तो लॉ ऑफ प्रेशर नहीं बोलते। तो बच्चे नाम लेके देखो, जब मैं गे-लुसास लॉ बोलती हूँ ना तो मैं सोच के बोलती हूँ, बड़ा प्रेशर सा लगता है मुंह में कि ये नाम सही भी लिया जा रहा है या नहीं। आप भी लेके देखना, जो गे-लुसास लॉ है जब हम ये बोलते हैं तो मुंह ज़्यादा प्रेशराइज होता है, तो हम यहाँ से याद रखेंगे जो लॉ ऑफ प्रेशर है वो कौन सा है? गे-लुसास लॉ। अब जिस चीज़ को एक बार कांस्टेंट कर चुके हो ना उस चीज़ को दोबारा कांस्टेंट नहीं करना। तो मींस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अब किसके आ जाएगा? T के। तो प्रेशर क्या होगा इसमें? कांस्टेंट। और इधर प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा? T के। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम क्या करनी है? कांस्टेंट। जिस चीज़ को, ये तीनों लॉ करने हैं, जिस चीज़ को एक बार कांस्टेंट कर दिया बच्चे उसको दोबारा किसी भी एक्सप्रेशन में कांस्टेंट नहीं करना। और अगर मैं इनिशियल और फाइनल की टर्म में एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी? V1 इक्वल्स टू T1, V2 इज इक्वल्स टू T2, कर दो इक्वेट। इधर P1 इज इक्वल्स टू T1, P2 इज इक्वल्स टू T2, बन गया एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे-लुसास लॉ। अच्छा बच्चे, जब पेपर में कोई न्यूमेरिकल आता है तो उस टाइम पे हमें ये नहीं याद रहता कि बॉयल्स लॉ लगाना है या चार्ल्स लगाना है या गे-लुसास लॉ लगाना है ना, तो वहाँ पे आपने सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। अगर किसी टर्म का जिक्र नहीं हुआ तो उसको हटा देना, उसको कंसीडर नहीं करना, जो जो वैल्यूज़ गिवन हुई वो पुट कर देना जिस भी चीज़ की वैल्यू गिवन है। क्लियर है? इसका क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। अच्छा, कई बार ऐसे भी आ जाता है कि प्रेशर इतना था जब टेम्परेचर था लेट इट बी 37 डिग्री सेल्सियस। अब प्रेशर बताओ, टेम्परेचर हमारा उतना ही रहा, वॉल्यूम इतनी होगी। अगर मैं बोलूँ सुबह भी टेम्परेचर था 37, थोड़ी देर के बाद भी 37 है, तो T1 T2 क्या हो गया बच्चे? सेम। तो वो कांस्टेंट हो गया, तो इस कांस्टेंट का फिर हमने यूज़ नहीं करना एक्सप्रेशन में, इसको हटा दो। अभी न्यूमेरिकल से ज़्यादा क्लियर होएगा, न्यूमेरिकल चेक करते हैं इसका। ठीक है, ये देखो बच्चे न्यूमेरिकल, इफ़ प्रेशर बिकम्स डबल देन हाउ वॉल्यूम ऑफ द गैस चेंजेस। मीन्स अगर प्रेशर को डबल कर दिया जाए तो वॉल्यूम ऑप्शन देखो क्या है कि वॉल्यूम डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी या सेम रहेगी। तो मैंने क्या करा, मैंने लिखा PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T, क्योंकि इसी एक्सप्रेशन ने बच्चे हेल्प करनी है। ठीक है, तो प्रेशर उसने बोला डबल, वॉल्यूम उसने बोला कि पता करो, टेम्परेचर का जिक्र नहीं करा, 1 कर दो उसको या कुछ भी ना लिखो, आपकी मर्जी है। तो V निकालो, 2 गया डिवाइड में, तो कितना बन गया? 1/2। तो आंसर क्या होगा इसका बच्चे? हाफ। तो मैंने वही बोला था कि जो टर्म गिवन है पुट कर दो, जो पता करनी है वो निकाल लेंगे, जिसका जिक्र नहीं हुआ उसको क्या कर दो? 1 लिख दो। ठीक है, तो ऐसे आपका जो है आंसर आ जाएगा। इससे आपको ना P1 T1 उसके चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट निकल जाएगा। विदिन 10 सेकेंड जो है आपका बच्चे क्वेश्चन हो रहा है। और जब हम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम तैयार करते हैं तो दिमाग में क्या चलता है कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाए, तो यहाँ से आपका जो टाइम है वो सेव हो जाएगा, और ये टाइम सेव करके हम किसी और क्वेश्चन को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो स्पीड है बच्चे इससे बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही, डायरेक्ट बोल रही हूँ कि क्या चेंज हुआ है। ठीक है, और क्या पता करना है। मैंने बोला प्रेशर डबल, वॉल्यूम 3 टाइम्स एंड टेम्परेचर हमें पता करना है। तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है ना। प्रेशर 2 टाइम्स तो मैंने P की जगह पे 2 पुट करा, वॉल्यूम 3 टाइम्स V की जगह पे 3 पुट करा, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 3 2 का 6। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 6 का यहाँ पे क्या मतलब है कि 6 टाइम टेम्परेचर हो जाएगा बच्चे। शॉर्टकट है, तो यहाँ पे ये नहीं करना कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 6 लिख दिया, तो हम वो इनिशियल और फाइनल के चक्कर में नहीं पड़ रहे, हमें शॉर्टकट लगाना है। शॉर्टकट कैसे लगाना है? PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, जो जो टर्म्स दे रखी है वो पुट कर दो, अगर कोई टर्म पता करनी है वो पता कर लेंगे, जो नहीं गिवन उसको 1 कर दो।
ठीक है, जो चीज़ नहीं गिवन उसको 1 कर दो, यू विल गेट फाइनल आंसर। चेक कर लो इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, वॉल्यूम 8 टाइम्स, टेम्परेचर 4 टाइम्स, प्रेशर पता करना है। तो पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, वी 8 दे दिया, टेम्परेचर दे दिया 4, यू हैव टू कैलकुलेट प्रेशर में क्या चेंज आएगा, कितना हो जाएगा इस बार प्रेशर। तो बच्चे ये 8 इधर है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो 4/8 इज 1/2, 1/2 मीन्स प्रेशर बिकम्स हाफ। ठीक है, तो ऐसे लिखा होगा ऑप्शन में, प्रेशर बिकम्स हाफ या प्रेशर रिड्यूसेस 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, प्रेशर 4 टाइम्स, टेम्परेचर पता करना है। इस क्वेश्चन में लिख दिया कांस्टेंट वॉल्यूम, नहीं लिखा होता तब भी हमने फिर वॉल्यूम को कांस्टेंट ही मानना था बाय डिफॉल्ट। पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। प्रेशर कितना हो गया बच्चे 4, वॉल्यूम नहीं गिवन तो 1 कर देती हूँ, तो 4 × 1 4 ही रहेगा। तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 4 का मतलब क्या है, टेम्परेचर बच्चे 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का पेपर में क्वेश्चन बनता है और बिल्कुल ईजी है, बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे देखो क्या गिवन है कि जो प्रेशर है वो 4 टाइम्स है, टेम्परेचर 3/5 टाइम्स हो गया। यू हैव टू फाइंड वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, न्यू वॉल्यूम क्या आएगी। तो अगेन पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। प्रेशर बच्चे 4 और टी की जगह पे कितना लगा दिया 3/5, तो ये वी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर 4, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना बन गया 3/5, 4 का 20, 3/20 टाइम्स जो है वो आपकी वॉल्यूम हो जाएगी। तो इस टाइप का पेपर में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्मॉल एफ से इसको करना है डिनोट। पेपर में क्या होता है, इसका फॉर्मूला नहीं आएगा पेपर में, कभी भी इसकी डेफिनेशन नहीं आएगी पेपर में। पेपर में क्वेश्चन आएगा फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल या फॉर डायएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल या फिर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वैसे तो सिलेबस में ट्राई तक है, ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल तक, बट अगर टेट्रा का भी आ जाए, पेंटा का भी आ जाए तो अब आप निकाल सकते हो। देखो कैसे, डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चे क्या बताएगा, फॉर एग्जांपल मुझे किसी गैस मॉलिक्यूल का मोशन डिस्क्राइब करना है। मोशन डिस्क्राइब करने का मतलब कि ये कितने डायमेंशन में जो गैस पार्टिकल्स है वो मूव कर सकते हैं। तो जितने मुझे नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे वो मेरे लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है। Number of independent coordinates required to describe the motion of gas molecules completely. Clear? एफ से इसको डिनोट करा है, इसका फॉर्मूला याद करना है बच्चे। फॉर्मूला याद करने का फ़ायदा क्या हो जाएगा कि मोनो, डाई और ट्राई के लिए हम ऑन द स्पॉट निकाल के देख सकते हैं कि आंसर कितना आएगा। तो फॉर्मूला जो है दैट इज एफ इज इक्वल्स टू 3n माइनस के। एन जो है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, के बच्चे होता है कॉन्स्ट्रेन, बट मुझे कॉन्स्ट्रेन नहीं समझ आएगा, मुझे समझ में आएगा कि बॉन्ड, क्योंकि हमने तो शॉर्टकट लगाना है। ठीक है, तो आपने सीधा याद रखना है के का मतलब होता है बॉन्ड, कितने बॉन्ड बने वहाँ पे या कितने रिलेशन बने वहाँ पे। क्लियर है, तो ध्यान रखना है एन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, के मतलब बॉन्ड या फिर रिलेशन। ठीक है, तो अब ट्राई करते हैं मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए कैसे निकालेंगे। तो ये आ गया हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए, मैंने फॉर्मूला लिखा बच्चे 3n माइनस के लिखा। अब यहाँ पे जब मोनो का मतलब होता है 1, तो मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ड्रॉ करा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिख रही है 1। अब बॉन्ड बनाने के लिए साथ में कोई और मॉलिक्यूल भी तो चाहिए ना, तो कोई है ही नहीं और आसपास, तो के बच्चे कितना हो गया 0। तो पुट करो यहाँ पे 3 × 1 माइनस 0 कितना बन गया 3। तो मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हो उसके मोशन को, तो आपको 3 डायमेंशंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू आ गया 3। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर डायएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। अगेन मैंने फॉर्मूला लिखा, डाई का मीनिंग क्या होता है 2, तो मैंने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो N की वैल्यू तो होगी 2, दोनों में बॉन्ड कितने बनेंगे, तो ये एक ही बॉन्ड दिख रहा है ना बीच में, एक ही बॉन्ड बनेगा, तो K इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1 आ गया। तो मैंने यहाँ पे पुट करना है, तो 3 × 2 माइनस 1 कितना बन गया 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 5। मीन्स फॉर डायएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल हमें कितने डायमेंशन चाहिए, 5 डायमेंशन चाहिए उसका मोशन डिस्क्राइब करने के लिए। क्लियर।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फॉर ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। बच्चे जब भी दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की बात होगी तो वहाँ पे केसेस भी दो बनेंगे, ठीक है। जैसे अब 3 मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, तो ट्राई में क्या हो सकता है, वो तीनों लाइन में भी हो सकते हैं, लीनियर, जो कि बहुत कम चांसेस है। और वैसे जैसे हम गैस की बात करेंगे तो रैंडम ही हमें लगेगा कि नॉन लीनियर ही पड़े होंगे। अगर तो पेपर में लिख दिया ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, लीनियर के लिए बताओ, फिर लीनियर के लिए बता दोगे। अगर उसने बोला नॉन लीनियर के लिए बताओ तो ये वाला सॉल्व कर दोगे। अगर एग्जामिनर ने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ बोला फॉर ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, तो आपने बाय डिफॉल्ट बच्चे ये वाला बताना है, क्योंकि ज़्यादातर गैस मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, नॉन लीनियर अरेंजमेंट में ही रहेंगे वो, ठीक है। तो अब ये देखो, दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो कितने रहे, 3 रहे, एन तो दोनों में 3 है। यहाँ पे बच्चे बॉन्ड चेक करो कितने बन रहे हैं, 1 2, तो यहाँ पे के कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे देख लो 1 2 3, तो यहाँ पे जो के है वो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट करूँ 3n, n है 3 माइनस के है 2। जब इसको सॉल्व करा 9 माइनस 2 7, तो इसका आंसर कितना आया, लीनियर का केस है, ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया बच्चे 7d। सिमिलरली इधर सॉल्व करो तो 3 इंटू 3 माइनस, यहाँ पे बॉन्ड बच्चे कितने हैं 3, तो 9 माइनस 3 60, तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आया वो 60 आया। दोबारा से सुन लो, ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए दो केसेस बनेंगे, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर पूछा तो ये बताओगे, नॉन लीनियर पूछा तो ये बताओगे, और अगर उसने जिक्र नहीं करा तो बाय डिफॉल्ट यही बताओगे, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारा रिलेशन बिटवीन कैनेटिक एनर्जी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। कई बार पेपर में आपने ना एक्सप्रेशन देखा होगा कि कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, कई बार लिखा होता है 3/2 ना, कई बार लिखा होता है 5/2, कई बार कुछ और लिखा होता है। तो तकरीबन बच्चे तो रट जाते हैं कि 3/2 kT लिखा हुआ तो बिल्कुल आंसर सही है, बट ऐसा नहीं होता बच्चे। कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू होती है F/2 kT। एफ हमने अभी निकालना सीखा ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो के लिए, डाई के लिए, ट्राई के लिए, राइट। तो वो अगर एग्जामिनर आपको लिख के देगा कि डाई के लिए बताओ, तो आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू बच्चे डाई वाली ही पुट करनी है। अगर वो बोलेगा मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए बताओ, तो मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की ही डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आप पुट करोगे। यहाँ पे जो बच्चे ये के लिखा है, दिस स्टैंड्स फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज फॉर टेम्परेचर एंड एफ मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम है। क्लियर है। अब इसके लिए एक्सप्रेशन देखते हैं कि मोनो, डाई एंड ट्राई के लिए क्या आंसर बनेगा। ये देखो बच्चे, फॉर मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल एफ कितना था, 3 था ना, तो कैनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी 3/2 kT, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ डायटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए क्या था, एफ था 5, तो ये कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगी 5/2 kT बन जाएगा इसका। क्लियर। नेक्स्ट है ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। अगेन उसमें दो केसेस करने पड़ेंगे ना, कि लीनियर में तो एफ जो था वो 7 आया था और नॉन लीनियर में आया था 6। तो बच्चे इधर एक्सप्रेशन बन जाएगा कि कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 7/2 kT, और इस साइड क्या बन जाएगा 6/2 kT, और ये कट रहा है देखो 3 2 का 6, तो ये कैनेटिक एनर्जी आ जाएगी नॉन लीनियर के केस में 3 kT। नेक्स्ट जो पार्ट बच्चे करने जा रहे हैं, यहाँ पे ये पेपर में आता है, एक्सप्रेशन भी पूछा जा सकता है आपसे, किसी गैस मॉलिक्यूल की वैल्यू भी पूछी जा सकती है, भी कितनी आएगी। तो ये क्या है, क्वेश्चन क्या बनेगा, मीन और एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो बच्चे एक्सप्रेशन याद करना पड़ेगा कि जो v है वो कितना आएगा, एवरेज की बात हो रही है, √8 /π kT/m। k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वैल्यू देखो बच्चे कितनी है इसकी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर मॉलिक्यूल पर केल्विन। मॉलिक्यूल बच्चे कोई यूनिट नहीं होती, तो अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की पेपर में आ जाए ऐसा यूनिट टिक करो, देन यू विल टिक जूल पर केल्विन, ठीक है। आर की यूनिट क्या थी, जूल पर मोल पर केल्विन। आर की जो यूनिट करवाई थी वो दोबारा चेक करना, जूल पर मोल पर केल्विन करवाई है, पर बोल्ट्जमैन की क्या है, जूल पर केल्विन है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे किसी न्यूमेरिकल में, तो 1.38 को ना 1.4 कर देना, आंसर दिख जाएगा आपको। ये रहा टेम्परेचर। अगर बच्चे टेम्परेचर नहीं गिवन क्वेश्चन में, तो 273 लेके आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। अगर पेपर में गिवन हुआ कि 25 डिग्री सेल्सियस पे पता करो या किसी और टेम्परेचर पे पता करो, तो ध्यान रखना है
टेम्परेचर केल्विन में पुट करना है। अगर तो गिवन है केल्विन में तो अच्छी बात है, नहीं गिवन सेल्सियस में गिवन है तो सेल्सियस में 273 ऐड कर दो, आंसर जो है आपको वो केल्विन में मिल जाएगा। ठीक है जी। कैपिटल एम है बच्चे, ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास किलोग्राम में अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। मीन जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करती हूँ ना, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, दो का कितना हो जाएगा 32, और किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या आएगा 10⁻⁻3, डिवाइड किससे होगा एवोगाड्रो नंबर से। इसको देखो इतना बड़ा नहीं लेना, अप्रॉक्सीमेशन में आप इसको 6 कर देना। क्यों पॉइंट के बाद इतने डेसिमल लेके जा रहे हो ना, इसको कर लो 6 × 10⁻23। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 ना, या 22/7, आप 3 ले लेना क्योंकि हमें लगानी है अप्रॉक्सीमेशन। क्लियर है बच्चे। देखो जो ऑक्सीजन के लिए ये वैल्यू पता करनी है ना, तो हमने 3 केसेस करने हैं, एक में मीन निकाल लेंगे, एक में रूट मीन स्क्वायर देखेंगे, और एक में हमने करनी है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, तो पेपर में ऑक्सीजन के लिए अगर टाइम सेव करना चाहते हो तो याद कर जाना, बट अगर कभी भूल जाओ तो मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ। और सिलेबस में ऑक्सीजन का है, बट एग्जामिनर नाइट्रोजन का भी पूछ सकता है, N2 का भी पूछ सकता है, तो मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है आपने। ठीक है, ये देखो बच्चे, ये मैं कर रही हूँ फॉर ऑक्सीजन, तो मैंने क्या लगाया 8/पाई, पाई की जगह आ गया 3, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लगाया, इनटू टेम्परेचर लगाया, डिवाइड में था m, ऑक्सीजन है तो 32 × 10⁻³ और नीचे आना था इसके डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। बच्चे डिवाइड का डिवाइड चला गया ऊपर। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह नाइट्रोजन लिखती तो सारा कुछ सेम है, सिर्फ 32 की जगह पे क्या आ जाएगा, एक नाइट्रोजन का वेट कितना होगा, एक एटम का 28, दो का कितना हो जाएगा सॉरी एक का 14 है वेट, दो का हो जाएगा 28, यहाँ 32 की जगह पे कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। समझ में आया, तो बस यही फर्क आएगा। अब ये 10 की पावर हमेशा कट आउट हो जाएंगे, एक माइनस में एक प्लस में, तो काट दिया। ठीक है, ये जो 10⁻³ है ये हर बार आएगा, ये ऊपर जाके कितना लिखा जाएगा 1000। ठीक है, और ये 1.4 को क्या मैं लिख सकती हूँ 14/10। इस जीरो से ये जीरो हर बार कटेगी। आपने बच्चे जब भी अंडर रूट में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने ट्राई करना है कि जहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर दिखे उसको रूट के बाहर निकाल लो। तो ये मेरे को 100 दिखा है तो मैं रूट के बाहर क्या लिख दूंगी इसको 10। तो ये 8 1 का 8, 8 4 का 32, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 4 को बाहर निकाल के क्या लिख दिया 2, बच गया मेरे पास 1/3, 14, 273 और 6। क्लियर, तो मैंने ये रूट के अंदर लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कर रही हूँ मैं, ये 3 से ये 6 कट गया, 3 2 का 6। ठीक है, मुझे ना 14 को देख के लालच आ रहा है कि मैं 14 को लिख सकती हूँ 2 × 7 दैट इज़ 14। ये 2 2 का 4, 4 का रूट के बाहर क्या लिखूंगी 2, तो मैंने ये 2 निकाल दिया, अंदर बच गया 7 × 273। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए ना। अब नेक्स्ट देखो बच्चे, मेरे पास ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, चलो है ना, बाहर मेरे पास 10 बच गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करना, ये आएगा 1911। अब यहाँ पे ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या करना पड़ेगा, मुझे अप्रॉक्सीमेशन लगा के इसका अंडर रूट चेक करना पड़ेगा। तो मैंने चेक करा कि 30 का स्क्वायर है 900, 40 का स्क्वायर है 1600, आंसर 1600 से भी ऊपर है, 50 का स्क्वायर करा 2500, तो मीन्स मेरा आंसर 40 to 50 के बीच में आएगा इस रूट का। तो बच्चे जब भी मुझे किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर करना हो जिसके लास्ट में 5 पड़ता हो, जैसे 40 और 50 के बीच में 45 पड़ता है ना, तो मैं इसका स्क्वायर ना डायरेक्टली कर सकती हूँ, शॉर्टकट है, जो लास्ट नंबर है उसका स्क्वायर कर दो डायरेक्टली, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। ये जो आगे वाला डिजिट है 4, तो काउंटिंग में बच्चे 4 के बाद क्या आता है, 4 के बाद क्या आता है हमारे पास 5, तो उनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 का 20, 2025 जो है इसका स्क्वायर करके आएगा। ऐसे ही अगर मेरे पास 35 का स्क्वायर होता है ना, लास्ट में 5 का स्क्वायर मतलब 5 है तो लास्ट में आएगा 25। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 के बाद काउंटिंग में क्या आता है 4, 4 3 का 12, 1225 उसका आंसर हो जाता है ना। तो अब ये देखो 2025 इससे तो कम है ना, ये चीज़ तो कम है ना, इट मीन्स मेरा जो आंसर होगा या तो 44 होगा या 43 होगा। ये देखो मैंने ऑप्शन लिखे, या आंसर 41 है या 42 है या 43 है या 44 है। आप अप्रॉक्सीमेशन से 43 का चेक कर लेना, 43 और 44 के बीच में आंसर बन रहा था, तो मैंने अप्रॉक्सीमेशन से लिखा 43.5।
5। अगर आप 43 भी लिख लोगे तब भी आंसर दिख जाएगा, 44 लिख लोगे तब भी आंसर दिख जाएगा बच्चे, ठीक है। तो ये करने के बाद मेरे पास जो आंसर बना है वो 435 मीटर पर सेकंड बना है आफ्टर इतनी अप्रॉक्सीमेशन। अगर मैं ऑक्सीजन का डायरेक्ट याद करूँ तो इसका एग्जैक्ट आंसर विदाउट एनी अप्रॉक्सीमेशन कितना है, 426 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऑलमोस्ट दिख जाएगा ना ऑप्शन में, और इनके ऑप्शंस के अंदर कम से कम आपको 100 का डिफरेंस आराम से दिखेगा। और मैंने आपको बता रखा है कि अगर अप्रॉक्सीमेशन कब लगानी है, अगर डिफरेंस 10 का या 20 का दिख गया 20 लेके चलेंगे, 10 भी नहीं लेंगे। अगर ऑप्शन में डिफरेंस 20 का गिवन हुआ तो आपने अप्रॉक्सीमेशन लगा देनी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए बच्चे याद कर लो, ठीक है, ताकि निकालना ना पड़े। अगर भूल जाओ कि कितना आंसर है तो निकालने का मेथड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको कि VRMS लिखा जाता है। इसका फॉर्मूला बच्चे डायरेक्ट आ सकता है, पेपर में आता भी है 1/√3 kT/m। तो मैंने आपको वैल्यूज लिखनी बता दी है। k की वैल्यू कितनी है 1.4 10⁻⁻23, t इज 273, m है 32 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय दिस एवोगाड्रो नंबर। तो 10 की पावर 23 और -23 कट गया, इस 14 का डिवाइड में 10 आएगा जब मैं पॉइंट हटाऊंगी, और ये 10⁻⁻3 जो है वो ऊपर जाके 1000 लिखा जाएगा ना, 0 से 0 कट गई, ये कितना बच गया बच्चे 100। 100 का बाहर रूट के क्या लिखूंगी 10। ये देखो ये 2 के टेबल में कट रहा है, 2 7 का 14 और ये आ गया कट कटा के 16। 16 को रूट के बाहर क्या लिखूं 4, तो अंदर बच गया 3 7 273, और इस 6 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 3। तो ये 2 बार 3 आ रहा है ना बच्चे, अंडर रूट के बाहर क्या आ जाएगा 1 बार 3 आ जाएगा, मीन्स ये 9 बन गया ना। तो √9 कितना होता है 3, तो बाहर एक 3 भी आ जाएगा। ये देखो बच्चे बाहर मैंने 3 लिख लिया ये, और 7 इंटू 273 लास्ट क्वेश्चन में देखा था 1911 था, उसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया रूट में 3822। फिर से अप्रॉक्सीमेशन लगानी पड़ेगी। अप्रॉक्सीमेशन देखे तो मैंने 60 का स्क्वायर करके देखा 3600, आंसर मेरा इससे ऊपर है ना। तो ऐसे ही मैंने 61 का नहीं चेक करा, मैं 62 का क्यों चेक कर रही हूँ। अगर 62 का बहुत ज़्यादा आगे आ जाता तो 61 लगा देती, ठीक है। तो 62 का ऑलमोस्ट क्या आ गया आसपास आ गया तो चल जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 62 लगा दिया इसकी अप्रॉक्सीमेशन में। तो ये कटिंग हो जाएगी 2 2 का 4 2 5 का 10 2 1 का 2 2 3 का 6 2 1 का 2, तो ये बन गया 15 इंटू 31 मल्टीप्लाई करके आ गया ऑलमोस्ट 465 मीटर पर सेकेंड। ऑक्सीजन के लिए फिर से मैं आपको बोलूँगी कि अगर याद कर सकते हो वैल्यू तो याद कर लो। एग्जैक्ट वैल्यू विदाउट एनी अप्रॉक्सीमेशन जो आएगी वो आएगी 461, बट इतनी ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन लगाने के बाद हमारी वैल्यू बहुत अच्छी आई है। अगर ये आंसर आएगा तो ऑप्शन में अगर ये नहीं दिखेगा आप इसको टिक कर ही दोगे, ठीक है ना। तो बच्चे ऑक्सीजन का ट्राई करो कि याद कर लो, भूल जाओ तो मेथड बता दिया। अगर नाइट्रोजन का आ जाए तो आपने सिर्फ 32 की जगह पे 28 करना है, बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी VMP। फॉर्मूला है बच्चे इसका √2 kT/m, और ये वेलोसिटी आपको बताएगी कि जो मोस्ट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स है वो किस स्पीड के साथ जो है वो मूव करते हैं, ये चीज़ बताएगी। और ध्यान रखना कि जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स है वो अलग अलग स्पीड के साथ ही मूव करते हैं, तो उनकी जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आएगी ना तो वो सबसे कम आएगी। मीन जितने भी हमने अभी सॉल्व करे हैं ना ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू सबसे कम रहेगी, या हर एक मॉलिक्यूल के लिए मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कम ही रहेगी बाकियों से। देखो सिमिलरली वैसे ही वैल्यूज पुट कर रही हूँ, 2k की वैल्यू पुट करी, t की वैल्यू पुट करी और m की वैल्यू पुट करी, ये एवोगाड्रो नंबर आ गया। 10 की पावर 23 से -23 कट गया, ठीक है। ये ऊपर जाके 1000 लिखा गया, 1.4 को 14/10 लिखा, एक 0 कट गई, 100 का बाहर आ गया 10। ये फिर से 2 7 का 14 2 16 का 32 16 का बाहर क्या आ जाएगा 4, तो ये बच गया 2 बच गया 7 273, 6 को तोड़ के लिख रही हूँ 2 इंटू 3, तो ये बच्चे 2 2 का 4 4 को बाहर लिखोगे 2, तो अंदर बच गया 7 273 एंड 3 बच गया ना। 7 इंटू 273 क्या आया था 1911, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि रूट में क्या बना। बच्चे रूट के अंदर वैल्यू आ रही है मल्टीप्लाई करने के बाद 5733,
अप्रॉक्सीमेशन लगानी पड़ेगी। 60 का स्क्वायर करा 3600, नहीं बनी बात। 70 का स्क्वायर करा 4900, आंसर इससे भी ऊपर है। 75 का स्क्वायर चेक कर लूँ डायरेक्टली, देखो लास्ट में 5 है ना, स्क्वायर करने के बाद कितना बना यहाँ पे 25। ये आगे 7 लिखा है, 7 के बाद काउंटिंग में क्या आता है 8, 7 8 का 56, यहाँ पे 56 लिखा। तो ऑलमोस्ट आसपास पहुँच ही गए हैं। तो 76 का अगर चेक करना हुआ कर लेना, चाहे यहाँ पे 75 लगा दो, चाहे आप लगा लो 76, आंसर आपको दिख जाएगा क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेशन लगा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे बस हो गया कि हाँ ऑलमोस्ट सेम आ गया, मैंने 75 ले लिया, ठीक है। तो ये देखो 2 1 का 2, 2 2 का 4, 2 5 का 10। तो जब इसको मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आंसर आया 375 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतनी सारी अप्रॉक्सीमेशन के बाद। अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू देखूँ ऑक्सीजन की विदाउट एनी अप्रॉक्सीमेशन, वो होती है 376 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा आंसर बहुत अच्छा आया है अप्रॉक्सीमेशन लगा के। याद कर लो डायरेक्टली, अच्छी बात है, नहीं निकाल के देख लेना ऑन द स्पॉट, ठीक है। मुझे लगता है कि ऑक्सीजन का तो रिपीट करता है क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो अगर याद कर लोगे यहाँ पे तो आपका टाइम बच जाएगा। अगर नहीं याद कर सकते तो 1 मिनट में भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। आराम से 1 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हो अगर प्रैक्टिस करी हुई तो, अदरवाइज क्वेश्चन बच्चे अटक जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, प्रैक्टिस कर लेना इसकी। नेक्स्ट है बच्चे, तीनों वेलोसिटीज़ में हमने रिलेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है रिलेशन को याद करने का तरीका। वैसे तो वैल्यूज़ का कंपैरिजन कर सकते हो, बट पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे याद रखोगे, तो साइन इधर को डाल लो चाहे उधर को डाल लो, ठीक है। एवरेज हमेशा दो चीज़ों के बीच में लिखी जाती है, तो मैंने एवरेज लिख दिया बीच में। लास्ट में मैंने बच्चे आपको बताया कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, कि मोस्ट ऑफ दी जो मॉलिक्यूल्स है वो किस स्पीड के साथ जो है वो मूव करते हैं, और वो तकरीबन उनकी जो स्पीड है सबकी सेम नहीं होती। तो उसका आंसर क्या आएगा, सबसे कम। तो बच्चे सबसे कम मतलब जिसकी साइड मूव बंद होगा, ये सबसे कम वैल्यू किसकी आएगी, मोस्ट प्रोबेबल की। इट मीन सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आएगी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड की। समझ में आया, ये एक्सप्रेशन भी पेपर में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो बच्चे ये हमारी यूनिट जो है वो हुई कंप्लीट। किसी को भी कोई भी डाउट है, ठीक है, किसी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कंसेप्ट में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना के डाल दूंगी। क्लियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।